हेलो बच्चों, आज 6 to 8 की जो वर्कशीट है 68 नंबर वर्कशीट आज वो करेंगे। ये जो वर्कशीट है आपकी एसएसटी से ली गई है, ऐसे मतलब सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जो 68 नंबर वर्कशीट है। आज हम इसको पढ़ेंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो वास्तविक मुखिया है हमारे देश के। प्रधानमंत्री राजनीतिक संस्था है हमारे देश की, मतलब क्योंकि ये हमारे देश के वास्तविक मुखिया हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब है कि लोग उसको सामने से नहीं चुनते। हम कैसे चुनते प्रधानमंत्री को? हम वोटिंग के द्वारा चुनते हैं। जैसे कि हमारे देश में जिस टाइम प्रधानमंत्री को चुनने के लिए चुनाव होते हैं तो पूरा देश जो होता है उसको 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। लोकसभा के 545 मेंबर होते हैं। हमारी जो संसद है उसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में उस पार्टी का नेता होता है जिसको सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में मिलती हैं। तो लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं? 545। और जिस भी हमारे देश के अंदर 2 राजनीतिक पार्टियां मेन है, कांग्रेस और बीजेपी। और लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल जाती है 545 से में से 272-73 जिसको भी सीटें मिल जाती हैं वो उस पार्टी का जो नेता होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री क्या है? सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। और इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हमारे देश के वास्तविक मुखिया होते हैं और इनका जो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। जैसे आप क्लास में मॉनिटर को सामने से चुनते हो ना, बच्चे बता देते हैं कि मैडम इसको मॉनिटर बना दो। तो हमारे देश के लोग सीधे थोड़ा ही नाम लेते हैं कि भाई इसको प्रधानमंत्री बना दो। सामने बैठ के चुनाव नहीं होता ना, तो हम वोटिंग के द्वारा करते हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अभी मैंने बताया हमारे देश के कानून बनाने वाली जो संस्था संसद है उसके 2 वो होते हैं, सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं उसके नेता होते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। जब मतलब लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं जब वो अपना नेता चुन लेते हैं उसके बाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उसको उस व्यक्ति को जिसको लोकसभा में जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। जब भी प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। लेकिन वैसे तो जो अगर आम प्रोसेस में तो यही होता है कि जो लोकसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री है दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य होने चाहिए। और अब देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ये कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब हमारे देश के अंदर 5 लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसके बाद लोकसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं उसके नेता को जब हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देते हैं तो उसके बाद जो सरकार बनती है देश के अंदर, देश की सरकार बनती है, उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए काम करने के लिए अकेले तो काम नहीं कर सकते, तो जो उनकी पार्टी के दूसरे मेंबर जीत कर आए होते हैं उनमें से जो लगता है प्रधानमंत्री को कि वो अच्छा काम करेंगे उनको वो कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। और जैसे आपने देखा है रेलवे मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, इस तरीके से अलग अलग विभागों के मंत्री बना दिए जाते हैं और वो प्रधानमंत्री की हेल्प करते हैं देश को चलाने में। और प्रधानमंत्री के साथ जो बाकी मेंबर
मतलब देश को चलाने में वो हेल्प करते हैं। और अलग अलग विभागों के जो मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री और अलग अलग विभागों के मुखियों से मिलकर कैबिनेट बनती है। और जो अलग अलग विभागों के जो मंत्री होते हैं, उनकी जो भी बैठकें होती हैं उसको कैबिनेट कहते हैं। अलग अलग मंत्रालयों के, जैसे रेलवे का मंत्री होता है, और स्वास्थ्य मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है। अलग अलग विभागों के जो मंत्री होते हैं उनका मुखिया कौन होता है? सरकार का मुखिया भी प्रधानमंत्री, और उनका मुखिया भी, कैबिनेट का मुखिया भी प्रधानमंत्री होता है। और सारे मंत्री जब मिलकर देश के लिए कोई फैसला लेते हैं तो जो भी मीटिंग वो बुलाते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तब वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। अलग अलग विभाग होते हैं, उनका कार्य जो होता है, उनको वो सारे विभाग मिलकर काम करें, ये भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। जब अगर विभागों के बीच में, अलग अलग मंत्रालयों के बीच में, जब विभागों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेती हैं उस समस्या के लिए, तो उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जितने भी मंत्री प्रधानमंत्री के साथ होते हैं तो वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यानी कि सब बातें प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करने के बाद करते हैं। मतलब जो भी फैसला लिया जाता है प्रधानमंत्री से पूछ कर लिया जाता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है, अगर देश का प्रधानमंत्री लगता है कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, जहाँ उसको लगता है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो बाकी जितने मंत्री उसके साथ काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई होती है, उन सबको भी इस्तीफा देना पड़ता है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है, और उसको 272 सीटें, जब वो 272 से ज़्यादा सीटें मिली होती हैं, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो 272 के 72 मंत्री भी उनके साथ इस्तीफा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितने महत्वपूर्ण पद है प्रधानमंत्री का हमारे देश में। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधान, जो हमारे देश के अंदर कैबिनेट होती है, जो अलग अलग विभागों के मंत्रालयों से मिलकर बनती है, जो कैबिनेट होती है, तो वो कानून वगैरह जब बनते हैं तो ये कैबिनेट के मंत्री ही फैसले लेते हैं। जैसे रेलवे मंत्री है, वो रेल विभाग के बारे में, पूरे देश के रेलवे सिस्टम के बारे में डिसीजन लेता है। तो ये कैबिनेट, और जैसे शिक्षा मंत्री है, पूरे देश की शिक्षा के बारे में फैसला लेता है। तो जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में हमारे देश के जो प्रमुख विभाग होते हैं, उनके उन मंत्रालयों के जो वो होते हैं, मुखिया होते हैं, वो कैबिनेट के अंदर होते हैं। तो कैबिनेट हमारे देश की सबसे प्रभावशाली संस्था होती है। और इस प्रभावशाली कैबिनेट जो संस्था है, जो हमारे पूरे देश को चलाती है, उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आपको पता है देश का असली मुखिया होता है, और देश के अंदर अलग अलग विभागों में जो भी होता है वो प्रधानमंत्री से पूछकर होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब प्रधानमंत्री की वो बता दी इन्होंने विशेषता है कि वो एक राजनीतिक संस्था है। वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से लिख लो, दिमाग में बिठा लो। अभी आप 7वीं में हो, ये आपको 10th तक जब तक 10th तक 9th में अगली क्लासों में जाओगे तो हेल्पफुल होंगी। एक तो ये राजनीतिक संस्था होता है प्रधानमंत्री, दूसरा ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये जो कैबिनेट होती है, जो हमारे देश के महत्वपूर्ण फैसले लेती है और शक्तिशाली संस्था होती है, उसके मुखिया होते हैं। और कैबिनेट की जितनी भी मीटिंगें होती हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और अगर ये प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो इनके साथ जो बाकी सारे 272-73 मंत्री होते हैं उनको भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में आज तक कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं और कौन कौन से। आपको पता है जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उसके बाद हमारे पहले
प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री बने थे वो। श्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक, जब जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्री गुलजारी लाल नंदा जी, यानी कि वो बने थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। और उनके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। जिस दिन वो मतलब जिन कार्यकाल जब उनका खत्म हुआ होगा जवाहरलाल नेहरू जी का, और उसी दिन से फिर इनको गुलजारी लाल नंदा जी को बना दिया गया होगा प्रधानमंत्री 9 जून 1964 तक। मतलब वो एक महीना पूरा भी नहीं रहे थे, मेरे ख्याल से 12-13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे श्री गुलजारी लाल नंदा जी। आगे बढ़ते श्री लाल बहादुर शास्त्री। और जब श्री गुलजारी लाल नंदा जी 9 जून को उनका कार्यकाल खत्म, 10-12 दिन प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और वो 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे थे। 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक मेरे ख्याल 1.5 साल श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे थे। श्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा बन गए थे। मतलब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पहले तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने, फिर वो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद 11 जनवरी को 1966 से 24 जनवरी 1966 तक अब भी फिर श्री गुलजारी लाल नंदा थोड़े दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखो 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी को फिर वो उनसे यानी कि 13 डेज के लिए फिर बने गुलजारी लाल नंदा श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद। और श्रीमती इंदिरा गांधी फिर बनी होगी जिस दिन गुलजारी लाल नंदा जी ने पद छोड़ा होगा। 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही थी, और वो फिर 9-10 साल रही हैं। वो 24 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी। श्री मोरारजी देसाई बने थे फिर इंदिरा गांधी जी के बाद 24 मार्च 1977 से लेके 28 जुलाई 1979 तक। ये चीज़ें अगर आप लोग अभी दिमाग में बिठा लोगे तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर श्री मोरारजी देसाई के बाद कौन आया था? श्री चरण सिंह आए थे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। फिर दोबारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी 14 जनवरी 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984 तक। उनकी 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, इसलिए उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 तक चला। फिर उनके बाद उनके बेटे श्री राजीव गांधी जी बने थे 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। श्री चंद्रशेखर आए थे फिर उनके बाद 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। और फिर पीपी नरसिम्हा राव जी आए थे 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। श्री HD देवे गौड़ा आए थे 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। श्री इंदर कुमार गुजराल आए थे 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा आए फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। श्री मनमोहन सिंह आए थे 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक। तकरीबन 10 साल इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। और श्री अब जो नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के बाद नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 तक अब तक चले आ रहे हैं। 26 मई 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। आपको पता है ये तो इंदिरा गांधी है, श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। मैं राज्यसभा का सदस्य होते 10 साल कौन रहे हैं? 10 साल तो वो रहे हैं मनमोहन सिंह जी रहे हैं, तो वो होंगे।
राज्यसभा के सदस्य होते हुए वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। और कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो आप बता सकते हो क्या कदम उठाओगे। तो आपको मतलब कहो, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं अपने देश के अंदर सस्ती से सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि लोग अगर बीमार भी हो जाएं तो जल्दी ठीक हो जाएं। मैं लोगों के अंदर कोरोना बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाऊंगा अगर मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, ताकि लोग इस बीमारी से बचे रहें। और मैं ये भी देश के अंदर कोशिश करवाऊंगा कि कोरोना महामारी को ठीक करने के लिए जल्दी से देश के अंदर दबाव बन जाए, ताकि लोगों को कोई समस्या ना आए। तो और भी आप पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो कि जो भी आपके मन में आता है भी, ये अच्छा पॉइंट है जो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो लिख सकते हो। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर लेख लिखिए। जो भी प्रधानमंत्री आपको अच्छे लगते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। अगर आपको नाम जानकारी हो तो मम्मी पापा से हेल्प ले सकते हो, नहीं तो फिर गूगल से भी आप जानकारी निकाल सकते हो, जो भी प्रधानमंत्री आपको अच्छे लगे होंगे। चलो, ये आज की जो एसएसटी की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ सारे बच्चे इसको अच्छी तरीके से कर लेना।